हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट का दोस्तों, जो हमारा चैप्टर की हमने शुरुआत की थी ऑलरेडी दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों चैप्टर नंबर 3 फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज। तो आज हम फाइनली लेकर आ गए हैं इसके लिए लेक्चर नंबर 3, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं माफी मांगना चाहूंगा कि मैं लगभग 4 से 5 दिन आप लोगों के लिए वीडियोस नहीं बना पाया। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस डे में लाइव सेशन किया था और मैंने बताया था कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मेरे मुंह से एक वर्ड भी नहीं निकल पा रहा था। अभी भी मैं 100% फिट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप लोग के लिए वीडियोस बनाना शुरू कर दिया हूँ, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा गैप हो गया था, 3 से 4 दिन। मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। एक बार ऐसा हुआ था कि मैंने 10 डेज तक वीडियो नहीं बनाया था, तब मुझे कोविड हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ कि वायरल फीवर होने की वजह से ये परेशानी देखना मिला। लेकिन यार उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ के लोगे और मुझे सपोर्ट करते रहोगे और ब्लेसिंग्स बनाए रखोगे, ताकि यार जल्दी से जल्दी हम लोग रिकवर कर पाए और आप लोग के लिए ऐसे वीडियोस कंटिन्यूअसली बना पाए, ठीक है। तो आज का जो वीडियो होने वाला है, आपको मैं पहले याद दिला दूं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया इस चैप्टर के अंदर। शुरुआत की थी इस चैप्टर में, और बेसिकली आपको पता है ये चैप्टर में 2 कंट्रीज के बारे में पढ़ने। एक था आपका ब्राजील, दूसरा है इंडिया। इंडिया और ब्राजील के बारे में पढ़ना था, और इंडिया का हमने फिजियोग्राफिक रीजन ऑलरेडी पढ़ लिया था, और हमने देखा था कि कैसे इंडिया के अंदर 5 टाइप के फिजियोग्राफिक रीजन होते हैं। कौन कौन से थे वो थोड़ा सा नजर डालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमने फिजियोग्राफिक जो रीजन पढ़ा था इंडिया का, वो था हिमालय। कि हिमालय कहाँ से आया, कैसे बना, ये सभी चीज़ हमने देखा, क्या क्या पार्ट्स होते हैं हिमालय में। नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स हमारा सेकंड टॉपिक था, वो हमने पढ़ लिया। पेनिनसुला तीसरा टॉपिक था, वो हमने पढ़ लिया। फोर्थ टॉपिक हमारा कोस्टल प्लेन था, और पांचवा जो था हमारा जो था दोस्तों आइलैंड ग्रुप, कि कैसे हमारे इंडिया में आइलैंड्स होते हैं। अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप का एग्जांपल मैंने दिया था। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इसके पहले के दोनों लेक्चर जरूर से देख लिए होंगे अच्छे से। तो नहीं देखे तो प्लीज जाके देख लेना। और आपको एक और चीज भी बता दूं कि हमारे प्लेलिस्ट में आपके लिए हर सब्जेक्ट पहले से अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि अगर हमने 2 से 3 दिन 4 दिन वीडियोस नहीं बनाया तो आप लोग को कोई कंटेंट नहीं मिला होगा। आपके लिए मोर देन 1200 वीडियोस ऑलरेडी हमने बनाए हैं। पूरा पिछला साल हमने मेहनत किया आपके लिए, और हर दिन हर दिन आपके लिए 5 to 6 वीडियोस अपलोड किए हैं कॉन्स्टेंटली विदाउट एनी ब्रेक। तो ये दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होगा। नहीं पता होगा तो प्लेलिस्ट आप चेक कर लो, आपको पता चल जाएगा कि ऑलमोस्ट हर चीज़ पहले से प्रेजेंट है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस जो है उसको हम लोग न्यू तरीके से बना रहे हैं, तो आपको ये सब चीज़ नया नया देखने मिल जाएगा। तो आज हमारा देख सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादा चिल्ला के तो बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन यूजुअली मेरा मेथड जो है चिल्ला चिल्ला के लगातार वीडियो बनाना, वो हो नहीं पाएगा। थोड़ा सा कम आवाज़ निकलेगा, लेकिन इतना निकलेगा कि आप लोग को एटलीस्ट समझ में तो आ जाएगा और सुनाई दे देगा। तो प्लीज़ कोऑपरेट कर लेना कुछ ही दिन, मतलब थोड़े दिन तक ऐसा रहेगा, बाकी तो एज यूजुअल हो जाएगा कुछ दिनों के अंदर, ठीक है। शुरुआत करें आज के इस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडिया का, हमने फिजियोग्राफिक रीजन कंप्लीट कर दिया। अब ब्राजील के ऊपर जाएंगे कि ब्राजील के अंदर ऐसी क्या क्या चीजें हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लो, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। और हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार इंडिया में 5 फिजियोग्राफिक रीजन थे, 5 अलग अलग रीजन मैंने आपको बताया, ठीक है ना। वैसे ब्राजील में ऐसे कौन से रीजन है, 5 है कि 6 है, क्या है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ब्राजील की बात करें कि ब्राजील एक ऐसा कंट्री है जिसमें बहुत सारे हाईलैंड्स है, मतलब ऊंचे ऊंचे जमीन है। जैसे कि हमारा जो लेवल है जमीन का, वो थोड़ा सा अनइवन तो है, लेकिन एक तरीके से फ्लैट भी है। लेकिन आप ब्राजील में जाओगे तो बहुत सारे हाईलैंड्स आपको देखने मिलेंगे, प्लेट्यूज आपको देखने मिलेंगे, और छोटे छोटे पहाड़ जिसको स्मॉल माउंटेन्स कहते हैं, ये आपको बहुत ज्यादा देखने मिलेंगे। किसमें? ब्राजील में आपको देखने मिलेंगे, ठीक है। और यहां पे कोई बहुत ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ नहीं आपको देखने मिलेंगे। खासकर जैसे इंडिया में मैंने आपको हिमालय का एग्जांपल दिया था कि बहुत ऊंचा पहाड़ है, बहुत लंबा पहाड़ है। वैसे ब्राजील में आपको बहुत ही हाई माउंटेन आपको देखने नहीं मिलेंगे। एक्सटेंडिंग माउंटेन जो है कंट्री में आपको देखने नहीं मिलेंगे। और साथ ही में एक और चीज है कि यहां पे ना एक बहुत ही अच्छा चीज है जो इंडिया में नहीं है, जो कि है अमेजॉन। आपको पता है अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, इट इज कॉल्ड एज द लंग्स ऑफ वर्ल्ड वी कैन से, क्योंकि यार जो ऑक्सीजन जो सप्लाई आता है उसका 20% हिस्सा वो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट से आता है। क्योंकि बहुत बड़ा एक तरीके से रेन फॉरेस्ट है, वर्षावन जिसको कहते हैं, फॉरेस्ट है, ठीक है, जिसमें अलग अलग प्रकार के पेड़ होते हैं, नदियां बह रही है अलग अलग प्रकार के। तो अमेजॉन बेसिन है साउथ वेस्ट में, यहाँ पे पैराग्वे बेसिन है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं ब्राजील में जो हम लोग पढ़ेंगे। तो टोटली यहां पे अगर मैं बात करूं कि फिजियोग्राफिक डिवीजन ब्राजील की, जैसे हमने इंडिया के बारे में पढ़ा था, वैसे ब्राजील के फिजियोग्राफिक रीजन के हिसाब से मैं बात करूं तो यहां पे भी टोटल 5 फिजियोग्राफिक रीजन में ब्राजील को डिवाइड किया गया है। तो वो कौन कौन से 5 फिजियोग्राफिक रीजन है, सबसे पहले इसके ऊपर नजर डालेंगे, और आज उसमें से कुछ को हम लोग आज पढ़ लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो है हाईलैंड्स, ठीक है। सबसे पहला जो है वो है दोस्तों हाईलैंड्स, द हाईलैंड्स, ठीक है। ये सबसे पहला फिजियोग्राफिक रीजन है ब्राजील के अंदर का। दूसरा रीजन यहां पे है
ठीक है ना, हाईलैंड्स होंगे ऊंचे ऊंचे, हम लोग इसको पूरा डिस्कस करेंगे, कोई टेंशन नहीं लेना है आपको। आज एटलीस्ट 3 तो हम लोग पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आराम आराम से पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा फास्ट जो मेरा तरीका था बोलने का फास्ट वाला, उसको थोड़ा सा मैंने कंट्रोल करने की कोशिश की, क्योंकि आवाज़ वैसी ही नहीं निकल रही है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ के लोगे, ठीक है ना यार। कोई परेशानी नहीं, होता रहता है यार, हेल्थ इश्यूज़ तो यार मतलब सबके साथ होता है, ऐसा कोई ये नहीं है, ठीक है ना। तो प्लीज़ कोऑपरेट कर लेना। सेकंड चीज़ की मैं बात करूँ, द ग्रेट एस्कार्पमेंट, ठीक है ना, ये क्या होता है, ये सब चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। द ग्रेट एस्कार्पमेंट, ठीक है, ये हो गया दूसरा डिवीजन। मतलब कौन कौन से पार्ट से मैं बता रहा हूं। पहला पार्ट है हाईलैंड्स रहेंगे ब्राजील के अंदर, द ग्रेट एस्कार्पमेंट रहेगा। इसका मतलब क्या होता है ये सभी चीज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले मेरे को पांचों का नाम लिख लेने दो, एंड कौन सा आज हम लोग पढ़ेंगे, कौन सा नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ये सभी चीज बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद है द कोस्टल रीजन, ये इंडिया में भी था, इंडियन कोस्टल, ठीक है, द कोस्टल रीजन, ठीक है, ये हो गया तीसरा हमारा डिवीजन। फिर फोर्थ अगर मैं डिवीजन की बात करूं, ब्राजील में जो है प्लेन्स, थोड़ा प्लेन इलाका भी है यहाँ पे, यानी कि एकदम सपाट जमीन होती है, जो एकदम प्लेन इलाका होता है, तो द प्लेन्स हो गया। एंड पांचवा एज यूजुअल द आइलैंड ग्रुप, यानी कि यार जैसे हमारे इंडिया में भी आइलैंड्स थे ना, क्या ब्राजील में नहीं होंगे क्या? ऑब्वियसली होंगे, वहां के आसपास भी समंदर है। तो यहाँ पे आइलैंड्स ग्रुप जो है वो हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो ये है टोटल 5 डिवीजन जो किसमें है, ब्राजील में है। अब ये पांचों को हम लोग को पढ़ना है, लेकिन आज का वीडियो में बहुत ज्यादा लंबा नहीं कर सकता ड्यू टू सम हेल्थ इशू, ठीक है ना। वो 1-2 दिन में हो जाएगा दोस्तों, धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे थोड़ा सा और ज्यादा स्पीड अप करने की, लेकिन थोड़ा सा आप टाइम ले लो। आपको कोई चीज की कमी होने तो नहीं दूंगा, इतना तो गारंटी में ले सकता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आपके लिए पूरा साइंस पूरा मैथ्स हमने कंप्लीट कर दिया है। तो मेन जो लोड है वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, बस आपको अच्छे से जाके प्लेलिस्ट में जाके ढूंढ के अच्छे से स्टडी करना है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। और बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस कंटिन्यूअसली आपको मिलता रहेगा, हम बना रहे हैं, पूरा मेहनत कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो 5 आप देख रहे हो जो मैंने लिख के रखा है, ये 5 में से आज मैं टोटल आपको 3 पढ़ाने वाला हूं। पहला आपको मैं पढ़ाऊंगा द हाईलैंड ग्रुप्स क्या होता है और इसमें क्या क्या चीजें आ जाती है ब्राजील के अंदर, ये हम डिस्कस करेंगे। ग्रेट एस्कार्पमेंट का मतलब क्या होता है, और आज हम लोग तीसरा पढ़ लेंगे द कोस्टल रीजन। ये 3 चीज को पढ़ लेते हैं, बाकी ये जो प्लेन और ये जो आपका द आइलैंड ग्रुप है, ये 2 चीज हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारे अगले लेक्चर में, क्योंकि देखो चैप्टर बहुत बड़ा है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि बहुत बड़ा चैप्टर है, आराम आराम से जाना है, कोई घाई नहीं करनी है हम लोग को। बहुत ही अच्छा सिलेबस हम लोग का चल रहा है, आराम आराम से पढ़ो, लेकिन थोड़ा सा अच्छे से समझ के पढ़ो, ठीक है ना, रिलैक्स होके पढ़ो, बहुत ईजिली समझ में आएगा। तो ये 3 टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, हाईलैंड वाला, ग्रेट एस्कार्पमेंट वाला और द कोस्टल रीजन वाला, ठीक है। ओके, चलिए इसको बाकी को मैं रफ कर देता हूं, बाकी वाले पार्ट को रफ कर देता हूं, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ेंगे 1 बाय 1। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हाईलैंड, ठीक है ना। ये हाईलैंड क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको मैं दूंगा, ठीक है। ओके, ये हो गया हमारा क्लीन, इसको हेडिंग डाल देते हैं द हाईलैंड्स, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं हाईलैंड ग्रुप की। देखो हाईलैंड की अगर बात करें, नाम से शायद थोड़ा आपको हिंट मिलेगा, क्योंकि देखो हर चीज में ना कहीं ना कहीं आप एक नाम में हिंट ढूंढने की कोशिश करोगे तो लगभग थोड़ा सा जवाब आपको मिल जाता है। एक चीज बताता हूं आपको कि जब हम एग्जाम में होते हैं, ठीक है ना, जब ऑफलाइन एग्जाम होता है, ऑनलाइन की मैं बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ऑनलाइन तो अभी 1 साल से चल रहा है और आने वाले 1 साल के अंदर खत्म भी हो जाएगा। आपको पता है कोविड-19 जिंदगी भर नहीं रहने वाला। तो आपका एज यूजुअल जो मेथड था आपका रिटर्न एग्जाम, वही होता है, वही सबसे सही तरीका है किसी भी एग्जाम को कंडक्ट करवाने का, और ये आप भी एग्री करते होंगे, क्योंकि ऑनलाइन जस्ट एमसीक्यू टिक करना इज नॉट ए एग्जाम। बस आप वो तो तुक्का मार के भी बहुत सारे लोग राइट करके आ जाते हैं, तो इट इज नॉट ए एग्जाम अकॉर्डिंग टू मी द रियल एग्जाम इज द रिटन एग्जाम। दैट्स वाई दो दुनिया का टफेस्ट एग्जाम है, हमारे इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम पे यूपीएससी का, आईएएस ऑफिसर का, वो हैंड रिटन ही होता है। क्यों यार, रीजन होगा ना कुछ तो, ठीक है, समझ रहे आ रहा है। तो मैं आपको वही चीज बता रहा हूं। तो दूसरा चीज ये है जो मैं आपको बता रहा था कि एग्जाम जब लिखते हैं हम लोग, तो कभी कभी समझ लो एक टॉपिक पूछ लिया आपको, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन हाईलैंड्स, ठीक है ना। तो आप बोलोगे कि यार मैंने पढ़ा तो नहीं है ये टॉपिक, कोई बात नहीं, आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन आपने नाम सुना है हाईलैंड, और आपका टॉपिक जो है वो आपको पता है कि यार चल ये चैप्टर में से है, बिलोंग करता है, थोड़ा बहुत तो हिंट तो होगा ना यार। इतना भी तो आप ये नहीं रहोगे कि यार थोड़ा भी पढ़ के नहीं आए होंगे, थोड़ा तो पढ़ के आए होंगे ना यार। आपको पता तो होगा कि ज्योग्राफी के बारे में एबीसीडी तो पता होगा ज्योग्राफी का। तो अगर आप हाईलैंड का जो नाम सुन रहे हो तो आपको कुछ तो पता है कि ये लैंड है, हाईलैंड है, ठीक है, थोड़ा तो हिंट मिलता है। तो उसके रिलेटेड कुछ भी आप लिख के आओगे तो एटलीस्ट यार ½ to 1 मार्क्स मिल जाता है। और ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि कुछ भी लिख के आओ, ज्योग्राफिकल रिलेटेड करो यार, ब्राजील में ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। तो ये मैं किन के लिए बात कर रहा हूं, जो बिल्कुल पढ़ के नहीं गए होंगे उस टॉपिक को। देखो मैं ऐसा करता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे टॉपिक बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ के नहीं जाता था, मैं पढ़ के भी जाता था, लेकिन होता है यार, सबके साथ होता है। इवन जितने भी स्कॉलर व्यक्ति हैं उनके साथ भी हुआ होगा कि यार कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिन्होंने शायद उसको स्किप किया हो नहीं पढ़ा हो जाता है कभी कभी यार, हम छोड़ देते हैं जानबूझ के कि नहीं पढ़ने का मन है, चलो तो आ गया अगर हाईलैंड, तो क्या करो, अब नहीं लिखा तो मार्क्स चले जाएंगे यार, कुछ तो लिखो। तो यार हाईलैंड ग्रुप पे नाम से आइडिया मिलता है कि ये जो लैंड्स होंगे वो थोड़े से हाई लेवल पे होंगे, उनके एल्टीट्यूड जो होंगे वो थोड़े हाई होंगे। तो ऐसे 3-4 पॉइंट्स अगर आप बना के लिख लेते हो
तो हो सकता है आपको हाफ मार्क्स या फिर 1 मार्क्स मिल जाए। एंड यू ऑल नो दैट कि हाफ मार्क्स और 1 मार्क्स कितना मायने रखते हैं आपके एग्जाम में पास होने के लिए या फिर अच्छे मार्क्स को स्कोर करने के लिए। एक टॉपर में और एक सेकंड रैंकर में, मतलब फर्स्ट रैंकर और सेकंड रैंकर में कभी कभी आधा और 1 मार्क्स का भी फर्क पड़ जाता है, तो वो फर्क यहाँ काम आ जाता है। तो ये चीज़ मेरी बात ध्यान में रखना, मैं ये टॉपिक के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एज यूजुअल इन जनरल हर एक की चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग अभी 10th में हो दोस्तों, ये सब छोटी छोटी चीज़ें याद रखोगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन रिजल्ट में, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए टॉपिक पे आते हैं, बाकी बातें बाद में, टॉपिक पे आते हैं। देखो, तो हाईलैंड्स क्या है, तो अगर मैं बात करूं कि जो साउदर्न ब्राजील जो है आपका, ब्राजील में भी पार्ट्स होते हैं, नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न। तो साउदर्न जो ब्राजील है, साउदर्न ब्राजील में बहुत सारा प्लेट्यूस है, एक्सटेंसिव प्लेट्यू। अब एक्सटेंसिव प्लेट्यू का मतलब क्या होता है, पहाड़ी इलाका है। अब पहाड़ी इलाका मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एकदम स्टीप माउंटेन देखने मिल रहे हैं, एकदम स्लोपी माउंटेन देखने मिल रहे, वैसा नहीं होता है। प्लेट्यू का मतलब होता है एक तरीके से ऊंचाई वाला इलाका, यानी कि लैंड ही है लेकिन वो पहाड़ों वाला लैंड है और ये इवन सरफेस में फैला हुआ है, एक्सटेंसिवली फैला हुआ है, प्लेट्यू, ठीक है ना। तो ये जो चीजें हैं वो साउदर्न पार्ट ऑफ ब्राजील में अक्सर देखी गई है, और यहां पे इसको इसीलिए नाम दिया जाता है ब्राजीलियन हाईलैंड, क्योंकि ये जमीन जो है ऊंची है, दैट इज हाई लैंड। तो ऊंची जमीन कहते हैं इसको, या फिर इसको ब्राजीलियन शील्ड कहते हैं, या फिर एक और नाम से जाना जाता है ब्राजीलियन प्लेट्यू, क्योंकि ये प्लेट्यूज का पूरा एक्सटेंशन फैला हुआ है पूरे साउदर्न पार्ट में। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्राजीलियन शील्ड या फिर ब्राजीलियन प्लेट्यू भी बोलेंगे, ठीक है ना। और साथ ही में एक और चीज आपको मैं बता दूं कि ये जो ब्राजीलियन या फिर ये जो गायाना हाईलैंड्स है, एक हाईलैंड का नाम है गायाना, ठीक है ना। अब ये एक जगह का नाम है, ठीक है ना, गायाना, यहां पे मेंशन कर देता हूं मैं। तो गायाना जो हाईलैंड्स है दोस्तों, यहां पे ये ना एक साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का एक कोर फॉर्म करते हैं, यानी कि एक जो मेन, जो बोलते हैं ना कि यार पूरे कंट्री का जो मेन कोर है वो क्या फॉर्म करता है, गायाना हाईलैंड्स जो है वो फॉर्म करता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रहेगा ये चीज। सेकंड चीज अगर मैं बात करूं कि जो मेन पार्ट है, ये जो गायाना आइलैंड की मैंने बात की, इसका जो मेन पार्ट है वो कहां है, वेनेजुएला में। एक जगह का नाम है, ये भी ब्राजील के अंदर, वेनेजुएला, ठीक है, ठीक है। वेनेजुएला जो है एक जगह का नाम है, वेनेजुएला, ठीक है ना। मैंने स्पेलिंग थोड़ा सा रॉन्ग लिख दिया, वेनेजुएला, ठीक है, याद रहेगा ये चीज, तो आपको ध्यान में रखना है। और ये पूरा कहां तक फैला हुआ है, शुरुआत कहां से कर रहा है, गायाना हाईलैंड वेनेजुएला से शुरुआत कर रहा है और पूरा का पूरा एक्सटेंशन कर रहा है ये फ्रेंच गुयाना तक, फ्रेंच गुयाना तक पूरा एक्सटेंड कर रहा है। और ब्राजील में ये कवर करता है पूरा का पूरा रोराइमा, ठीक है, रोराइमा जो स्टेट है, पैरा और अमापा जो नॉर्थ में आता है, इसको पूरा कवर कर लेता है। और जो लोएस्ट पार्ट है इसका, नीचे का जो पार्ट है ना हाईलैंड का, वो ब्राजील में पाया जाता है, जो कि आपको पता ही है, मेन जो है साउथ अमेरिका का जो मेन ब्राजील जो है वहां पे पाया जाता है। लेकिन इसका जो हाईएस्ट पीक है ना ब्राजील का, ठीक है ना, हम ब्राजील की अगर बात करें, इसका जो हाईएस्ट पीक है, इसका एक नाम है दोस्तों। और ये क्वेश्चन आपको अक्सर पूछेगा कि व्हाट इज द नेम ऑफ द हाईएस्ट पीक इन द ब्राजील, या फिर डैश इज द हाईएस्ट पीक। ये एमसीक्यूज वगैरह में पूछता है, और मैंने सीईटी का जब प्रिपरेशन करवा रहा था अभी बीच में, पूरा का एमसीक्यूज डाल के रखा है, आप लोग भी पढ़ सकते हो जाके, प्लेलिस्ट भी बना के रखा है पूरा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हर चैप्टर में से निकाल के। तो उसमें क्वेश्चन पूछा था, डैश इज कॉल्ड एज द हाईएस्ट पीक इन द ब्राजील। तो इसका नाम है दोस्तों पिको डी नेब्लिना। देखो बहुत अलग स्पेलिंग है यहाँ पे, पिको डी नेब्लिना, ये एक पहाड़ का नाम है, हाईएस्ट पीक, ठीक है ना, चोटी जिसको बोलते हैं पहाड़ी, ठीक है। तो हाईएस्ट पीक इन द ब्राजील इज कॉल्ड एज द पिको डी नेब्लिना, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। पिको डी नेब्लिना, जिसका हाइट जो है लगभग कितना है पता है क्या दोस्तों, 3014 मीटर, बहुत ऊंचा होता है यार ये, 3000 मीटर, मतलब लगभग 3 किलोमीटर हो गया। 3000 मीटर है ना ये, 3014 मीटर, तो ये लगभग कितना हो गया, 3 किलोमीटर के आसपास जो है इसकी हाइट हो गई। और ये कहां पाया जाता है, इट लाइज इन द बॉर्डर बिटवीन ब्राजील एंड वेनेजुएला। कहां पे पाया जाता है, कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आपको बता देना है कि ब्राजील एंड वेनेजुएला जो है, ठीक है ना, इसके बॉर्डर्स के बीचों बीच पाया जाता है ये पहाड़ी, जिसका नाम है पिको डी नेब्लिना, एंड जिसकी हाइट है 3014 मीटर, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और रीजन जो है ईस्ट और साउथ ब्राजीलियन आइलैंड की बात करें तो इसका जो रीजन का जो मेन एल्टीट्यूड है, आपको पता है एल्टीट्यूड मतलब दैट इज द हाइट, वी कैन से स्ट्रेट हाइट। तो इसकी जो हाइट है स्ट्रेट, अगर नॉर्मली बात करें, ये हमेशा क्या है 1000 मीटर से ज्यादा है। लगभग हर पहाड़ी का जो हाइट है वो लगभग एल्टीट्यूड जो है वो 1000 मीटर से ज्यादा है, यानी सब बड़े बड़े पहाड़ी है अगर आप देखोगे, ठीक है ना। एंड जो बाकी के पार्ट्स हैं, जो बाकी के एल्टीट्यूड से, वो लगभग थोड़ा सा वैरी करता है, यानी 500 मीटर से 1000 मीटर तक वैरी करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो हाईलैंड्स है वो ग्रेजुअली स्लोप होते हैं, यानी कि थोड़ा ढलान की तरफ आते हैं, नीचे की तरफ आते हैं। अगर आप नॉर्थ की तरफ जाओगे, यानी कि आप नॉर्थ की तरफ बढ़ रहे हो, ब्राजील में हो, नॉर्थ की तरफ बढ़ रहे हो, तो पहाड़ी जो होगी वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, स्लोपिंग में नीचे नीचे डाउनवर्ड आना शुरू कर देगी। और ये जो स्लोप्स है ना, वो एकदम ऐसा ढलान नहीं है, मतलब एकदम स्टीप नहीं है, एकदम पतली नहीं है, वो आराम आराम से आ रही है। जैसे कि आपने देखा कुछ पहाड़ी ऐसी होती है जो एकदम स्ट्रेट वर्टिकल
एकदम नीचे आ जाते हैं, लेकिन वो कैसा है, वो आराम आराम से नीचे आया हुआ है, ठीक है ना, मतलब एकदम से नीचे नहीं आया, थोड़ा सा स्टीप होके आया है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और इसमें से बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज भी बहती है, यानी कि जो नदियां है वो भी बहती है, दैट इज द ट्रिब्यूटरीज ऑफ जो अमेजोन है, ये रीजन से बहुत ज्यादा तेजी से बहती है और वाटरफॉल के फॉर्म में बहती है। आपने देखा होगा कि जब कोई भी नदी पहाड़ों से नीचे गिरता है तो क्या बनता है, वाटरफॉल बनता है, तो वो वाटरफॉल के फॉर्म में नीचे आ जाता है। लेकिन जो नॉर्थ है किसका, स्लोप्स का, ये बात करें तो ये बहुत ज्यादा क्या है, स्टीप नहीं है, एब्रप्ट है। ओके, एंड यहां पे जो बहुत सारी अलग अलग टाइप की जो नदियां हैं, ठीक है ना, ये हाईलैंड से फ्लो होती है और वहां पे जाके किधर पे मिलती है, ब्राजील के आसपास कौन सा ओशन है, अटलांटिक ओशन, ठीक है ना, आप जानते हो साउथ अमेरिका, तो यहां पे अटलांटिक, ठीक है ना, ये जो नदियां जो ट्रिब्यूटरीज जो बह रही है वहां पे, तो ये एंड में, ठीक है ना, कहां पे जाके मीट हो रही है, अटलांटिक ओशन में आके मीट हो रही है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये भी क्वेश्चंस कभी कभार फ्रेम होता है, मैंने देखा है कि जो ट्रिब्यूटरीज ब्राजील में से निकलती हैं वो कहां पे जाके मीट होती है, कौन से ओशन में मीट होती है, दैट इज द अटलांटिक ओशन में जाके मीट होती है। ये आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये यहां तक तो आपको एटलीस्ट समझ में आ गया होगा। कुछ ऐसे भी बहुत अलग अलग टाइप के रिवर्स है, जैसे कि उरुग्वा है, पैराग्वे है एंड paraगना है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं पैराना, तो ये ओरिजिनेट होते हैं साउदर्न स्लोप से, वहां पे हाईलैंड में, और कहां पे, अर्जेंटीना में एंटर होते हैं। आपको पता ही है अर्जेंटीना, दैट इज वहां पे जाके एंटर हो जाते हैं। और इसका स्लोप जो है, ठीक है ना, वो ईस्ट की तरफ थोड़ा सा स्टीप है, पतला है, एंड वो एक एस्कार्पमेंट की तौर पे फॉर्म होता है। अब एस्कार्पमेंट क्या होता है, वही हमारा अगला टॉपिक है। जैसे मैंने बताया था, सेकंड जो टाइप का हमारा फिजियोग्राफिक रीजन है ब्राजील का, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेट एस्कार्पमेंट। तो ये एस्कार्पमेंट होता क्या है, बेसिकली एक बार बात करूं मैं, तो दैट इज एक हाइट इलाका होता है, यानी एक पहाड़ है एक हाइट का, और उसके जस्ट बाजू में एक लो हाइट भी है, तो उसके बीच का जो इलाका होता है ना, अगर मैं बात करूं, ये एक ऐसा है और उस एक ऐसा पहाड़ है समझ लो, और यहाँ पे एक ऐसा पहाड़ है, तो इसके बीच का जो इलाका होता है ना, एक ऐसा नहीं, मैं 3D में बनाने की नहीं कोशिश कर पा रहा हूँ, लेकिन आप देखोगे बुक में, तो ये 3D जो वे आप इमेजिन करो, जो इस साइड का इलाका होता है, यानी कि एक ऊंचा इलाका एक नीचा इलाके के बीच का जो स्पेस होता है ना, 3D इमेजिन करके, वो जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं ग्रेट एस्कार्पमेंट। एस्कार्पमेंट बोलते हैं नॉर्मली, लेकिन एक ग्रेट एस्कार्पमेंट जो हमारा अगला टॉपिक है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, और उसमें आपको बताएंगे कि ये कैसे हमारा सेकंड फिजियोग्राफिक रीजन है ब्राजील का। तो हमारा अगला टॉपिक का हेडिंग डालेंगे। तो उम्मीद करता हूं ये हाईलैंड क्या है, कौन कौन सी चीजें आ जाती है इसके अंदर, कहां से कहां फ्लो होता है, वो ये जो इंपॉर्टेंट चीजें था मैंने आपको हाईलाइट कर दिया, और आपको उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं जा रहा हूं सेकंड टॉपिक के ऊपर, ठीक है ना। आज 3 पढ़ना है टोटल, पहला पढ़ लिया हमने, सेकंड टॉपिक जाएंगे, दैट इज अ ग्रेट एस्कार्पमेंट। तो ये ग्रेट एस्कार्पमेंट है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, ध्यान से देख लेना, बहुत ही मजेदार। ओके, हेडिंग डाल देते हैं, द ग्रेट एस्कार्पमेंट। ओके, द ग्रेट एस्कार्पमेंट, तो जैसे मैंने बोला कि एस्कार्पमेंट इज नथिंग बट द स्पेस, और वी कैन से एक ऐसा जगह है जो एक हाइट और एक लोअर पोजीशन जो होता है उसके बीच में बिलोंग करता है, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं कि एक बहुत ही ज्यादा स्मॉल एरिया नेचर का जो उसके स्लोप से निकल के आता है, और यहां पे एक सेपरेट फिजियोग्राफिक रीजन बनाता है, दैट इज नथिंग बट द ग्रेट एस्कार्पमेंट। तो ईस्टर्न साइड जो है हाईलैंड के, अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, वो काफी ज्यादा क्या हो गए हैं, एक तरीके से नीचे की तरफ आ गए, और ये रीजन में जो एल्टीट्यूड है, उस मतलब यानी कि जो उसकी हाइट है ना, एल्टीट्यूड मतलब क्या होती है, जो उसकी हाइट होती है ना एस्कार्पमेंट की, वो लगभग कितनी है, 790 मीटर है, यानी कि थोड़ी कम है कंपैरेटिवली। आपने हाईलैंड की बात किया तो वो सब लोग मोर देन 1000 मीटर थे, लेकिन इसकी जो हाइट है एस्कार्पमेंट की, वो लगभग 790 मीटर है, यानी कि थोड़ी सी कम हाइट होती है एस्कार्पमेंट की अगर मैं बात करें। और कुछ रीजंस में जो हाइट है वो और ज्यादा कम होते जाता है, यानी कि डिक्रीज होते जाता है, ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाता है। और ये जो एस्कार्पमेंट है ये बहुत ज्यादा स्टीप है, बहुत ज्यादा पतला है, यहां पे किसमें, साओ पोलो से लेके पोर्टो एलेग्रे तक, ठीक है ना, साओ पोलो से लेके कहां तक, पोर्टो एलेग्रे, यहां तक आप देखोगे तो काफी ज्यादा क्या है, वो स्टीप है, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा स्टीप है यहां पे, जो एस्कार्पमेंट है वो यहां से शुरू हो जाता है, और जो एस्कार्पमेंट है ना वो एक तरीके से बैरियर जैसा काम करता है, किसके किसके बीच में बैरियर जैसा, जो साउथ ईस्ट जो ट्रेड विंड्स जो आती है, जो साउथ ईस्ट की तरफ से जो हवाएं बहुत जोर जोर से चलती है ना, उसके बीच में, और जो रेन शैडो एरिया जो है कहां पे, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो हाईलैंड का है उसमें, तो उसके और उसके बीच में क्या है, वो एक दीवार बन के खड़ा, यानी कि एक तरीके से बैरियर जैसा काम करता है। कौन, एस्कार्पमेंट। एस्कार्पमेंट जो है एक तरीके से बैरियर जैसा काम करता है, किसके किसके बीच में, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड से, और जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ से जो यहां पे
जो हैवी रेनफॉल वाले जो विंड आ रहे हैं, रेनफॉल जो आ रहा है उसको और इसके क्या करता है, वो एक तरीके से रोकता है, यानी बैरियर जैसा काम करता है, रुकावट क्रिएट करता है, ठीक है ना, ये इसका काम है। और जो रीजन है ना नॉर्थ इस एरिया का, इसको ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल, ये आपको ध्यान में रखना है, ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल, याद रहेगा ये चीज। इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? द ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। बस यही था हमारा सेकंड टॉपिक में। उम्मीद करता हूं द ग्रेट एस्कार्पमेंट क्या है, दो तीन चीजें जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने मेंशन किया, बाकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो चीजें बताया वो इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस जो फ्रेम होते हैं वो इन्हीं टॉपिक के ऊपर फ्रेम होते हैं, बाकी टॉपिक्स में से फ्रेम नहीं होते। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये सेकंड टॉपिक भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आज के आखिरी टॉपिक पे, जो कि तीसरा टॉपिक है हमारे आज का, जिसका नाम है दोस्तों द कोस्ट। तो कोस्ट क्या है? ठीक है ना, आपको पता है कोस्ट इज नथिंग बट जो समुद्र के आसपास की जो जमीन होती है, बीच जिसको बोलते हैं, इन शॉर्ट हम लोग उसको कोस्ट लाइन इलाका बोलते हैं, कोस्ट बोलते हैं। तो वो क्या है ब्राजील में, कैसा है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत ही मजेदार ये चीज है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि ये टॉपिक भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड टॉपिक, चलिए दैट इज नंबर 3। क्या बोला मैंने यहाँ पे? द कोस्ट। तो कोस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको डिस्कस किया, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाता हूँ दोस्तों, खासकर जो मेरा तरीका है, नॉर्मली आप देखोगे प्रीवियस लेक्चर्स भी देखोगे, इस तरह से पढ़ाना है कि यार कोई बच्चा पढ़ रहा है यार, इस तरह से पढ़ाना है। क्योंकि देखो क्या होता है, कुछ टेक्निकल चीज़ें ऐसी होती है जिसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो कंसेप्ट जो चीज़ होती है ना वो एकदम लोकल लैंग्वेज में ही होती है। इसके लिए मैं आपको लैंग्वेज के तौर पे बहुत ही ईज रखता हूँ, यानी बहुत ही आराम से पढ़ाता हूँ ताकि हर चीज़ आपको क्लियर हो जाए। तो कोस्ट की बात करूँ तो कोस्ट आपको कैसे याद रखना है, अभी ब्राज़ील है, ऑब्वियसली ब्राज़ील के आसपास क्या है, पूरा का पूरा अटलांटिक ओशंस है, उसके अंदर भी बहुत सारे अमेजॉन बेसिन्स है, तो उसके आसपास का जो भी इलाका होता है दैट इज नथिंग बट द कोस्ट लाइन, या फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोस्ट बोलते हैं। तो ब्राजील का जो कोस्ट लाइन है ये बहुत ही बड़ा है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं तो इसका जो कोस्ट लाइन है वो लगभग कितना है, 7400 किलोमीटर, 7400 किलोमीटर जो है, ये क्या है दोस्तों, ब्राजील का कोस्ट लाइन माना जाता है, ठीक है ना। और अगर हम बात करें इंडिया का, ठीक है ना, मेरे को याद नहीं आ रहा था तो मैंने जस्ट चेक किया अभी कि ये जो कोस्ट है हम लोग किसका पढ़ रहे हैं, ब्राजील का पढ़ रहे हैं। तो ब्राजील का जो कोस्ट है, यानी कि जो समुद्र तट से जो पूरा जमीन लगा हुआ है, जो बीच है आप बोल सकते हैं, उसकी लंबाई कितनी है, 7400 किलोमीटर है। और आपको याद होगा कि मैंने आपको कुछ ही लेक्चर पहले पढ़ाया था, 1 या 2 लेक्चर पहले, उसमें मैंने आपको बताया था कि इंडिया का भी कोस्ट लाइन है। तो इंडिया का कोस्ट लाइन कितना है पता है क्या, 7500 किलोमीटर, यानी कि 100 किलोमीटर ज्यादा है, यानी इंडिया के पास ज्यादा बड़ा कोस्ट लाइन है। और आपने देखा होगा हमारे मैप में कितना बड़ा वो ओशियन, दैट इज आपका जो अरेबियन सी है, अरब सागर, वो पूरा कितना बड़ा कोस्ट लाइन क्रिएट करता है। फिर यहाँ से ईस्ट में बंगाल भी है, बे ऑफ बंगाल, वो भी एक कोस्ट लाइन क्रिएट करता है। तो इस तरह से देखा जाए तो बहुत बड़ा हो जाता है हमारा इंडिया का। तो याद रखना आपको, ये क्वेश्चन हमेशा पूछेंगे आपको कोस्ट लाइन के बारे में, कितना किलोमीटर किसका, इंडिया का है 7500 किलोमीटर, ब्राजील का कोस्ट लाइन है 7400 किलोमीटर, ये आपको याद रखना है। ये सब चीजें पूछी जाती है एग्जाम में, दैट्स व्हाई मैं इसको लिखा देता हूँ, ठीक है ना। हाँ, तो मैं और क्या बात कर रहा था यहाँ पे, नेक्स्ट क्या बात कर रहा था, हाँ, तो ब्राजील का 7400 किलोमीटर उसका कोस्ट लाइन है। और यहाँ पे ये जो कोस्ट लाइन है इसको हम लोग 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि एक होता है नॉर्थ साइड, एक होता है ईस्ट साइड। जैसे हमारे में भी ईस्ट और वेस्ट है ना, यहाँ पे कैसा है, एक है नॉर्दर्न और एक है ईस्टर्न कोस्ट। तो नॉर्दर्न कोस्ट यानी नॉर्थ की तरफ जो कोस्ट होंगे उसको नॉर्दर्न कोस्ट बोलेंगे, और एक ईस्ट की तरफ जो कोस्ट होगा उसको ईस्टर्न कोस्ट बोलेंगे, ठीक है ना। और जो नॉर्दर्न कोस्ट जो है ये कहाँ से शुरू हो रहा है, अमापा प्रोविंस, ठीक है ना, अमापा करके एक जगह है, अमापा प्रोविंस से शुरू होता है और यहां पे खत्म कहां हो रहा है, यहां पे इन द नॉर्थ टू द रियो ग्रांडे डो नॉर्टे, ईस्ट में है, ठीक है ना, बहुत ही खतरनाक नाम है, ठीक है, रियो ग्रांडे, ठीक है, लिख देता हूं मैं, आप लोग को ध्यान में रहेगा, रियो ग्रांडे डो नॉर्टे, ठीक है। तो यहां पे जाके खत्म होता है, यानी अमापा प्रोविंस से शुरू हो रहा है। मैं किसकी बात कर रहा हूं यहां पे, मैं नॉर्दर्न कोस्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो नॉर्दर्न कोस्ट अमापा प्रोविंस ऑब्वियसली कहां से शुरू होगा, नॉर्थ से शुरू होगा ना, क्योंकि नॉर्दर्न साइड में आ गया। तो जैसे मैंने बोला एक नॉर्दर्न है एक आपका ईस्टर्न है, तो नॉर्दर्न यानी अमापा प्रोविंस नॉर्थ से शुरू हो रहा है, और ये रियो ग्रांडे डो नॉर्टे जो है ये खत्म कहां पे होगा, ईस्ट में होगा, यानी नॉर्थ से लेके ईस्ट में ये चीज जो है वो खत्म हो जाती है। क्लियर है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और इसीलिए इसको नॉर्थ अटलांटिक कोस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि पूरा का पूरा अटलांटिक ओशन है, नॉर्थ साइड है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द नॉर्थ अटलांटिक कोस्ट, ये आपको ध्यान में रखना है। और वहां से ईस्टर्न कोस्ट जो है वो एक्सटेंड होता है साउथ की तरफ से, यानी फिर यहां तक ईस्ट आ गया, फिर ईस्ट से वो निकलेगा एंड वो साउथ की तरफ से वो कोस्ट जो है ट्रैवल करेगा। जो नॉर्थर्न कोस्ट है ये
कैरेक्टराइज होता है किसके द्वारा, बहुत सारी रिवर्स के द्वारा, जैसे कि उसमें से एक रिवर आपको पता ही है अमेजॉन नदी, सबसे बहुत ही ज़्यादा फेमस नदी है, ठीक है, तो अमेजॉन रिवर, एंड इसीलिए इसको थोड़ा सा लो लाइंग एरिया बोला जाता है, क्योंकि अमेजॉन का जो इलाका है थोड़ा सा अंडर नीचे आ जाता है, यानी कि लो लाइंग में आ जाता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक आइलैंड भी है जिसका नाम है दोस्तों मराजो आइलैंड, ठीक है, तो मराजो, एंड एक है साओ मार्कोस बे, ठीक है ना। तो ये जो मराजो है ना, ये लार्जर कोस्टल आइलैंड सिचुएटेड है कहाँ पे, इन द माउथ ऑफ द अमेजॉन एंड द रिवर टोकैंटिन्स। तो आपको याद रखना है ये चीज जो मैंने अभी बताई, ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या बोला मैंने, तो ये एक मराजो नाम का एक आइलैंड है, क्या नाम बोला, मराजो। तो मराजो जो है ना, ये सबसे बड़ा आइलैंड है, क्या बोल सकते हो, इट इज द लार्ज कोस्टल आइलैंड। क्या है ये, सबसे बड़ा लार्ज और कोस्टल आइलैंड है। कोस्टल आइलैंड मतलब क्या होता है, जो समुद्र के तट पे रहता है, यानी कोस्ट इलाके पे होता है। एक आइलैंड अलग होता है जो समुद्र के बीचों बीच होता है, वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो टॉपिक आएगा हमारा नेक्स्ट लेक्चर में, तो वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम डिस्कस करें ये जो मराजो है, इट इज अ लार्ज कोस्टल आइलैंड, ये आपको ध्यान में रखना है। और कहां पे आ जाता, ये कहां पे है, ये अमेजॉन जो नदी है और दूसरी एक और नदी है टोकैंटिन करके, टोकैंटिन और अमेजॉन, इन दोनों के नदी के संगम, यानी कि एक तरीके से जहां पे वो मिलते हैं उसके आसपास ही ये माउथ जो है उनका, वहां पे ये पाया जाता है। क्लियर है, ये चीज ध्यान में रखना है। और जो ईस्ट कोस्ट जो है आपका, ईस्टर्न कोस्ट जो है ना, इसमें एक नॉर्थन था एक ईस्टर्न था, तो ईस्टर्न जो कोस्ट है ना, इसमें बहुत ज्यादा छोटे छोटे रिवर्स प्रेजेंट है, बहुत ज्यादा स्मॉल स्मॉल रिवर्स प्रेजेंट है ऑलरेडी। और इसमें सबसे बड़ा जो नदी है, मेजर रिवर की बात करें, सबसे बड़ा जो नदी है वो कहां जाके मिलता है, अटलांटिक ओशन में जाके मिलता है, ठीक है ना। और उसका यहाँ पे जो नाम है दोस्तों वो है साओ फ्रांसिस्को, ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और जो ब्राजीलियन कोस्ट है, इसको हम लोग कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ बीचेस है, यानी कि कुछ ऐसा इलाका है जहां पे बहुत सारे बीचेस हैं। आपको पता है बीच मतलब क्या होता है, जहां पे लोग जाते हैं, पूरा रेत रेत होता है, फिर समुद्र शुरू होता है, आप गए होंगे बीच पे, दैट इज द बीचेस बहुत ज्यादा है। फिर सैंड ड्यून कॉम्प्लेक्स है, यानी कि रेत के छोटे छोटे पहाड़ होते हैं ना, सैंड ड्यून्स जिसको बोलते हैं, वो हो गया। और ये जो ब्राजीलियन कोस्ट है ना, ये प्रोटेक्ट है कुछ एरिया से, जैसे कि कुछ कोरल रीफ्स होते हैं, आपको पता ही है, पत्थर्स होते हैं अलग अलग, जिसको समुद्र ने पूरा खोखला कर दिया होता है, कोरल रीफ कहते हैं उसको। तो कोरल रीफ्स और एटॉल आइलैंड्स जो होते हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स होते हैं वहां पे, वो प्रेजेंट आपको देखने मिलेंगे इन पर्टिकुलर इलाके में। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो यही था दोस्तों हमारा टॉपिक, किसके बारे में, द कोस्ट के बारे में, कि हमारा कोस्ट कैसा है ब्राजील का, किस हिसाब से नॉर्थ और ईस्ट में फैला हुआ है और क्या क्या चीजें इसके अंदर आ जाती है, ये हमने डिस्कस कर लिया। क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो बस आज का लेक्चर फिर मैं यहीं पे स्टॉप करूंगा, ऑलरेडी बड़ा लेक्चर बन चुका है, लेकिन धीरे धीरे जैसा कि मैंने बोला और ज़्यादा फिटनेस लेवल मेरा बढ़ेगा और थोड़े बड़े बड़े लेक्चर्स लेंगे और जल्द से जल्द आपका सिलेबस कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमको अभी ज़्यादा लोड नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा मैथ्स एंड साइंस दो मेन जो सब्जेक्ट्स है वो हमने टोटली 100% कंप्लीट कर दिया है। मेन बचा है हिस्ट्री, वो भी बहुत अच्छे से हमने स्टार्ट कर दिया, बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीटेड है, ज्योग्राफी है, फिर आपका पॉलिटिकल साइंस है, वो सभी चीज़ प्लेलिस्ट में आपको देखने मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ अच्छे से कंप्लीट हो चुके हैं, तो हमें इतना लोड नहीं है, लेकिन आपको धीरे धीरे हर चीज़ मिल जाएगी, इतनी मेरी गारंटी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। लेक्चर नंबर 4 जल्द से जल्द लेकर आ जाऊंगा, इसका अगला लेक्चर जिसमें आगे के जो पार्ट है उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज़ हमें कॉमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।